जय हिंद साथियों। आज का डिस्कशन होने वाला है भारत के संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर कि निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया और किसने अहम भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में, कैसे संविधान बना, कितने दिन में बन करके तैयार हुआ, किसने कौन सी सिफारिश की, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत देश भी विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश भी है। तो भैया संविधान का निर्माण कैसे हुआ, बात तो कुछ है, ठीक है। तो अब सभी बिंदुओं पर हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है, उसके बाद अगर यहां से प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न को आप करके ही आओगे, गलत हो ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो संविधान है उसमें जो संविधान सभा है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। तो संविधान के निर्माण में अब हम आगे बात करेंगे संविधान सभा की, ठीक। संविधान सभा से ही आपकी शुरुआत हो जाती है। तो संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से होता है इस पर बात करेंगे, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ इस पर हम बात करेंगे और यहीं से हम शुरुआत भी करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आज की बात करो ना, वर्तमान की बात करो, तो देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मिलेगा कौन, तो भारत ही मिलेगा। यहाँ पर हर किसी को समान अधिकार दिए जाते हैं, समान दृष्टि से देखा जाता है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग देखो नहीं समझते हैं, ठीक है, ना समझ हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, अपवाद देखो हर जगह है। लेकिन अगर बात करेंगे कानूनों की तो बिल्कुल समान तरीके से लागू होता है। आप देख सकते हैं अक्सर एग्जाम्पल मिलता है कि छोटा व्यक्ति हो या बड़ा, कहीं ना कहीं उसे सजा दी गई है, कानून के मुताबिक दी गई है, ठीक है। तो भारत में सब कुछ सामान्य तरीके से चलाया जाता है और ये सब भारत के महान संविधान के कारण ही संभव हो पाया है, ऐसे नहीं हो गया है, समझ रहे हो ना। कहीं हमने ब्रिटेन की हेल्प ली तो कहीं अमेरिका के लिए, कहीं आयरलैंड के लिए, जापान के लिए, जहां से हमें अच्छी अच्छी बातें लगी हमने निकाला और अपने संविधान को मिला करके बना दिया, मतलब संविधान में रख दिया और एक बेहतर और सब लोगों का जो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय टाइप का जो संविधान है उसका हमने निर्माण किया है। भारत के संविधान को बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत लोग भी लगे हैं और बहुत सारा धीरज भी खर्च हुआ है, क्योंकि एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुआ, बहुत लंबा समय लगा। अभी मैं सब आपको एक एक बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बेस है, समझना आवश्यक है। बहुत से वीर और हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बलिदान दिया है, अपने प्राणों को देश के लिए, देश की आन मान शान के लिए कुर्बान कर दिया है, तब जाकर हम स्वतंत्र हुए हैं। और स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद तो भैया संविधान बनाने का हमें मौका मिला है। अगर हम स्वतंत्र ही न होते तो संविधान हमारा कहाँ होता, किसी और का होता, कोई और चला रहा होता। तो ये देखो छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको समझना आवश्यक है एक्चुअली, तभी इस पॉइंट को ना, मतलब इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप अच्छी तरीके से भैया समझ पाओगे। तो अब चलते हैं हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर, जो कि आपके सामने हेडिंग के रूप में ऑलरेडी दर्शाया गया है। अब अगर हम बात करें 1946 में, तो कुल मिलाकर के 1946 में भारत का संविधान बनाने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो बेटा शुरुआत होती है आपके 1946 से और यहाँ पर आपको जो है संविधान बनाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि आप जानते हो संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। संविधान सभा का लिखा हुआ है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, या आप कह सकते हैं संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो 1946 में भैया हमको मौका मिला था कि हम भारत देश का संविधान बना पाएं। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम मैं लिख देता हूं, ठीक है, ब्रिटेन के जो उस समय के पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था बेटा, क्लीमेंट एटली, ये नाम था पीएम का। और ये पीएम कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमें अपना गुलाम बना रखा था, मतलब ब्रिटेन के उससे ही शासन पूरा चला करता था, औपनिवेश थे एक तरीके से हम मान सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई बेटा। उस समय क्या होता है, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने क्या किया, 3 सदस्यों का एक जो है संविधान सभा भेजा था, एक मंडल भेजा था। भारत में कुल मिलाकर कहना चाहता हूं एक मंडल भेजा था, जिसे आप कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसे साफ करता हूं और हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, जिससे थोड़ा स्पेस और ज़्यादा मिले और हम निर्माण प्रक्रिया को बढ़िया तरीके से एक्चुअली समझ पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ करते हैं। तो अब संविधान सभा की हम बात कर रहे थे बेटा,
तो संविधान सभा का गठन। ठीक है, स्किप करके मत भागिएगा, सारी बातें जानने को मिलेंगी। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ हम इस पर बात करेंगे। तो बेटा होता क्या है, 1946 की बात होती है और 1946 में जो ब्रिटेन पीएम होते हैं, ब्रिटेन पीएम नाम क्लीमेंट एटली। क्या नाम था बेटा? क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री का नाम था जो उस समय ब्रिटेन के थे, 1946 की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। कौन सा मिशन भेजा? इन्होंने जो है भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा बेटा? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है भारत में इन्होंने भेज दिया। इसमें बेटा 3 सदस्यों को रखा गया था। नाम क्या है? बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके जो है 3 सदस्य देखने को मिलते हैं, 3 सदस्य देखने को मिलते हैं। और ये जो 3 सदस्य थे, इनके अगर हम नाम की बात करें तो नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तो बेटा आपका नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, या लॉर्ड लॉरेंस भी कहते हैं या पैंथिक लॉरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा हो 60 पे समझना है। तो पहले थे पैंथिक लॉरेंस थे, ये एक व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे व्यक्ति थे। और तीसरे व्यक्ति बेटा थे आपके एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर ये जो है तीसरे व्यक्ति थे। 3 सदस्यों का जो है एक कैबिनेट मिशन बना करके भारत में भेजा था कि एक्चुअली संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, कहना ये चाहता हूं। और इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड लॉरेंस कर रहे थे, मतलब लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इस जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्षता कर रहे थे। ये आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो ये देखो अभी बेस है, लेकिन बेस में भी बहुत सारे फेस उड़ाने वाले प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ से इसे थोड़ा सा हम फिनिश करते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर संविधान निर्माण की जो बातें हैं वो आपकी पड़ी रहेंगी, उसी पर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। अगर आपकी बात करें संविधान सभा की, तो बेटा संविधान सभा का निर्माण कब होता है? संविधान सभा का निर्माण कब होता है? संविधान सभा का निर्माण या कह सकते हैं गठन आपका कब होता है? तो जुलाई 1946 में होता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक आपने जान ली। इसके बाद शुरुआत में जो है इसमें सदस्य कितने रखे गए थे? तो 389 सदस्य रखे गए थे। तो बेटा आपकी जो संविधान सभा थी इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो सदस्य शुरुआत में आपको 389 देखने को मिलेंगे, जो कि संविधान सभा में 389 सदस्य जो है रखे गए थे या इतने थे। इसमें से कौन कौन थे? तो बेटा 389 में 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से आते थे। इनमें जो सदस्य थे ना, इनमें जो 2 से 292, ठीक है, कितने? 292 सदस्य जो थे वो कहां से आए थे? वो आपके ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे बेटा? ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे। ठीक है, यहां पर जो 93 सदस्य थे वो कहां से थे बेटा? तो वो देसी रियासत वाले थे। ठीक है, देसी रियासतें बहुत थी उस समय, उनके जो है रियासत, ओके, हाँ, देसी रियासत के जो है सदस्य होते थे, राजा महाराजा टाइप के लोग वहां से हुआ करते थे। 4 सदस्य जो थे ना चीफ कमिश्नरी के थे। ठीक है, जो 4 सदस्य थे वो आपके कहाँ के थे बेटा? तो वो चीफ कमिश्नरी के थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य थे। तो अब इनको आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ करके देख सकते हैं। तो टोटल नंबर आपको जो है 389 देखने को मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारे के सारे सदस्य बेटा ना जो संविधान सभा में आपके शामिल हुए थे, वो जिन भी क्षेत्रों से आए थे वहां पर जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो 10 लाख लोगों में से एक सदस्य का चुनाव किया गया था। मतलब चाहे आपके ब्रिटिश प्रांत से कोई सदस्य आया हो संविधान सभा में, या फिर आपके जो है देसी रियासत से कोई सदस्य संविधान सभा में आया हो, या फिर चीफ कमिश्नरी का कोई सदस्य आया हो, तो उस क्षेत्र की जो आबादी थी, मतलब सदस्य का जो निर्धारण है, या एक सदस्य का अगर चुनाव की बात करें, ठीक है, एक सदस्य का जो चुनाव था वो किस तरीके से हुआ था? तो उसका जो चुनाव है बेटा ना,
10 लाख लोगों के हिसाब से हुआ था। 10 लाख प्रति सदस्य, मतलब जहां पर आबादी 10 लाख थी वहां पर एक सदस्य जो है वहां से नामित किया गया था और वो आपके जो है संविधान सभा में शामिल होने के लिए आता है। अब आपके मन में एक प्रश्न यहां पर उठ सकता है कि जो सदस्य थे एक्चुअली वो किस संप्रदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो सदस्य थे ना, यहीं पे बता देता हूं, ये जो सदस्य थे इनका जो संप्रदाय क्या था, ठीक है, किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो बेटा यहां पर जो संप्रदाय, 3 संप्रदाय से सदस्य ज्यादा आते थे। एक तो आपका कौन सा था, एक तो आपका मुस्लिम था, ठीक है, मुस्लिम था। एक आपका क्या था बेटा, सिख था। और एक आपका कौन सा था, हिंदू था। ठीक है, कौन था बताओ, तीसरा वाला कौन सा था, तो वो सामान्य था। एक्चुअली उस समय सामान्य गिनती में रहा करता था। ठीक है, कौन सा था बेटा, सामान्य था। ठीक है, मतलब जो सदस्य थे ना, जो भी आए थे वो एक्चुअली 3 संप्रदाय से बिलोंग करते थे। मुस्लिम से थे वे, सिख भी थे और आपके सामान्य थे। तो इस तरीके के सदस्य थे जो आपके संविधान सभा में चुन करके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर बात करें कि संविधान सभा में जो सदस्य थे तो क्या किसी पार्टी से भी संबंध रखते थे क्या, हाँ, तो पार्टी से संबंध रखते थे। कुछ सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे और कुछ जो है मुस्लिम लीग से भी थे। मुस्लिम लीग का नाम सुने हो ना आपने, मुस्लिम लीग से और कांग्रेस के सदस्य भी बहुत सारे पार्टियों के आपके जो है इस सभा में शामिल होते हैं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर मन में प्रश्न है कि जो संविधान सभा है जब अपना कार्य वो शुरू करती है तो उस दौरान किसी न किसी को भाई अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष एक्चुअली कौन कौन बनाए गए थे उन पर यहां पर हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, अब देखो संविधान सभा का निर्माण हो गया, आपके सदस्य ऑलरेडी वहां पर आ गए, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आ गए। किस आधार पर निर्धारित किया गया, तो 10 लाख सदस्यों पर, मतलब 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को नामित किया गया या वहां से मनोनीत किया गया या चुनाव किया गया, जो भी आप कहना चाहे वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें संविधान के अध्यक्ष थी, तो बेटा 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब देखो अध्यक्ष तो बनाने पड़ेगा। अब क्योंकि जो संविधान सभा है जिसका निर्माण हो चुका है, ठीक है, संविधान सभा, अभी हम संविधान का निर्माण देख रहे हैं, अभी केवल संविधान सभा का हुआ, जो यहां से भाग खड़े होकर संविधान बन गया, अभी नहीं बना कुछ। ठीक है, संविधान सभा, तो बेटा संविधान सभा में क्या होता है, जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक, ठीक है, अब कोई ना कोई अध्यक्ष तो भैया बनाना पड़ेगा। तो पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है बेटा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कब, 9 दिसंबर 1946, किसकी, संविधान सभा की, कौन सी, पहले नंबर की बैठक। अब बैठक हुई है तो किसी न किसी को बेटा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस बैठक का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष आपका बनाया गया था, लेकिन अध्यक्ष ये अस्थाई थे, परमानेंट वाले नहीं थे, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और वो भी कैसा अध्यक्ष था, तो बेटा अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं था। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपका आंसर रहने वाला है सच्चिदानंद सिन्हा। यहां तक बेटा क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक तो नहीं है? अगर है तो कमेंट बॉक्स खाली है, मैं बार बार बोलता हूं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार कर देती है। मुस्लिम लीग जब बैठक का बहिष्कार करती है, भाग लेने से मना कर देती है, उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है आपके कौन सी, संविधान सभा का। मतलब आगे आने वाली जो आपकी अगली बैठक होती है, अगली बैठक, जब अगली बैठक संविधान सभा की होती है, और ये कब होती है, तो ये बेटा आपके 11 दिसंबर 1946 को होती है। जस्ट 2 दिन बाद, ये 9 दिसंबर को है, 10 11 अगले दिन। ठीक है, एक दिन छोड़ के अगले दिन। तो 11 दिसंबर को जो अगली बैठक होती है, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है बेटा, इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, और ये जो अध्यक्ष थे ना, ये बेटा आपके स्थायी होते हैं। कौन से, परमानेंट वाले अध्यक्ष होते हैं, और ये आपके बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, परमानेंट जो है अध्यक्ष बनते हैं अगली बैठक के। कौन सी बैठक थी, तो संविधान सभा की अगली बैठक थी। ओके,
इसके बाद आगे और बात बढ़ती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है कि एक्चुअली जो संविधान का हम निर्माण करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो एक्चुअली होगा कैसे। तो 13 दिसंबर की घटना है, ठीक है, आपके 13 दिसंबर की घटना है और है 1946 की ही। 13 दिसंबर 1946 की घटना है और इसमें जो आप जानते हो, जो आगे चल करके देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बेटा क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। उस प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव लाया गया बेटा, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। एक्चुअली जो है आपके उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, तो किस तरीके से संविधान का निर्माण किया जाएगा, एक्चुअली इसमें ये सारी बातें थी, ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि किस तरीके से निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें भारत का संविधान कैसे बनेगा, इसकी जो बातें थी, इसकी जो रूपरेखा थी, वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलेगी, ठीक है। बाद में यह प्रस्ताव 12 नहीं है, हाँ 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, लाया 46 में जाता है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पास कब हो जाता है, तो ये आपके 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। पास होने का मतलब है एक्चुअली सही कर रहे हो आप कि किस तरीके से संविधान का निर्माण होगा, जो संधि शर्तें हैं उसके अनुसार होगा। और भारत की जो भी आबादी है, भारत के जो लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विविधता वाले लोग हैं, सबको ध्यान में रखकर किस तरीके से निर्माण किया जाएगा, ये सारी बातें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में एक्चुअली देखने को मिलती थी। तो उसके बाद संविधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। हाँ, एक बात और यहाँ पर जान लीजिएगा बेटा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये बाद में भारत का क्या कहलाता है, संविधान का प्रस्तावना कहलाता है। अभी तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो चुका है और लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया ना, तो यही वाला जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये संविधान की प्रस्तावना बनती है। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, ये संविधान की प्रस्तावना बनती है, ठीक है। मतलब इसे संविधान की आगे चल करके प्रस्तावना बनाया जाता है, जो पहले उद्देश्य प्रस्ताव था। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान बनना शुरू हो चुका है दोस्तों। अब इस क्रम में क्या होगा, बहुत सारी समितियों का निर्माण करना होगा, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो क्या हो गई है बेटा, शुरू हो गई है। क्योंकि आगे प्रस्तावना की भी हम बात कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से बनता है उद्देश्य प्रस्ताव, तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो आप भी शुरू हो जाओ, ठीक है, विभिन्न समितियों को जानने के लिए। बेटा अगर संविधान निर्माण की हम बात करें तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माण के लिए 13 समितियों का जो है गठन किया जाता है। 13 समितियां बनाई जाती हैं आपके संविधान निर्माण के लिए। कितनी समितियां बनाई जाती हैं, 13 समितियां बनाई जाती हैं, 13 समितियां बनाई जाती हैं आपके संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है। जिनमें हर समिति का क्या था, अपना अपना काम था, क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए ही तो 13 समितियों का निर्माण किया गया था, ताकि संविधान का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से हो सके। क्योंकि हम समय भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लोगों को भी बहुत सारा काम में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ तैयार हो, जो भी उत्पाद तैयार हो, मतलब संविधान की बात कर रहा हूँ, जो भी संविधान हमारा तैयार हो वो होना तो चाहिए यूनिक, तब तो हमारी मेहनत का कोई फल है, नहीं तो बेकार है। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। तो 13 समितियों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, या 13 समितियां आपकी जो है बनाई गई थी, ठीक है। अब कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं जो एक्चुअली आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करेंगे सलाहकार समिति की, मान लीजिए सलाहकार समिति बनाई गई, तो अब क्या होता है, जो मुख्य समितियां हैं उन पर हम मुख्य पर बात करेंगे, ठीक है। किस पर बात करेंगे,
मुख्य समिति पर बात करेंगे, जो मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। 13 की 13 पर बात नहीं करेंगे, वही करेंगे जो आपकी परीक्षा में एक्चुअली आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संचालन समिति की। ठीक है, संचालन समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई बेटा? संचालन समिति बनाई गई। और संचालन समिति का जो अध्यक्ष है ना, वो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संचालन समिति का। ठीक है, अगर हम बात करें सलाहकार समिति भी बनाई जाती है। ठीक है, कौन सी समिति बनाई जाती है बेटा? तो अगली समिति है सलाहकार समिति। ठीक है, सलाहकार समिति बनाई जाती है और इसकी जो अध्यक्ष है ना, वो बेटा नरसिम्हा राव को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सलाहकार समिति का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, नरसिम्हा। ओके, तो इस तरीके से बातें भैया समझ में आ गई। अगर हम बात करें संघ समिति की, तो संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, अगर बेटा हम बात करेंगे संघ समिति की, तो संघ समिति का जो अध्यक्ष था ना, वो आपके पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपके कौन थे? तो वो बेटा जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष एक्चुअली पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर शामिल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बात करोगे प्रांत संचालन समिति के, तो सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, समझ में आया? प्रारूप समिति बहुत पूछा जाता है, तो उसे भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो प्रारूप समिति की अगर बात करोगे, प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन बनाया गया था बेटा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो ये प्रमुख समितियां थी। और एक्चुअली प्रारूप समिति को ना बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है आपकी प्रारूप समिति को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो चलिए प्रारूप समिति पर डिस्कशन कुछ बहुत कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी प्रारूप समिति पर बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति इसके एक्चुअली अध्यक्ष कौन बने थे? तो अभी आपको मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन बने थे बेटा? भीमराव अंबेडकर इसके कौन बने थे? अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने थे। बेटा जो प्रारूप समिति थी ना, इसमें आपके 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में बेटा 7 सदस्य थे। और भीमराव अंबेडकर इस समिति की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने बार बार बताया कि अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हें ही संविधान निर्माण में अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब संविधान निर्माण की जो अंतिम रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो किया था भीमराव अंबेडकर ने। मतलब संविधान निर्माण की अंतिम रूपरेखा किसने तैयार की? संविधान निर्माण की अंतिम रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, या किन्होंने किया था? ठीक है, तो वो जो है इसका सही आंसर निकलेगा भीमराव अंबेडकर। मतलब संविधान निर्माण का अंतिम प्रारूप लिखूं क्या? अंतिम रूपरेखा लिख देता हूं। अच्छा ठीक है, अंतिम रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये बेटा तैयार करने का काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और आप सभी जानते हो संविधान निर्माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता। संविधान निर्माता बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इतनी सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सटीकता के साथ चली गई होंगी और यहाँ तक किसी प्रकार का कोई संदेह किसी भी बच्चे को नहीं होगा। एक्चुअली जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके कार्य क्या थे उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के कार्य पर बात करते हैं। ठीक है, संविधान सभा के कार्य क्या थे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा के कार्य बेटा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे आगे आने वाले इसी तरीके के वीडियो हर टॉपिक को हम बेहतर तरीके से सरल भाषा में समझेंगे, जिससे कि लंबे समय तक हमारे मन मंदिर में बसा रहे। चलिए हम बात कर रहे थे एक्चुअली संविधान सभा के कार्य क्या थे।
तो बेटा आप जानते हो संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? संविधान को बनाना। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? मुख्य कार्य, अगर मुख्य कार्य की हम बात करें तो संविधान सभा का बेटा मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, क्या था? संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण करना, ये जो है मुख्य कार्य था किसका? आपके संविधान सभा का। ठीक है, इस तरह से मतलब किस तरीके से आपका संविधान बन करके तैयार होगा, इन सारी बातों को जो है मतलब मेंटेन करने का काम किसका था? तो संविधान सभा का मुख्य कार्य यही था। मतलब ऐसा संविधान बनाना है उसे कोई तोड़ ना सके और सबके हिसाब से काम हो, सभी लोगों को जो है ध्यान में रखा जाए, सबके हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाए। तो इस हिसाब से जो है एक्चुअली आपके संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो उनके कार्यों में एक था बेटा, जिस समय भारत स्वतंत्र होता है तब कोई संसद तो थी नहीं, आप जानते हो, संसद तो बाद में बनी है, पहले तो संसद हुआ नहीं करती थी। तो इस वजह से संविधान सभा ने क्या किया? अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो क्या किया? आपके संविधान सभा का अगला कार्य क्या था? अंतरिम संसद की तरह काम करना। ठीक है, अंतरिम संसद की तरह कार्य करना। ठीक है, की तरह कार्य करना। ठीक है, मतलब अंतरिम संसद की तरीके ही तो आपकी संविधान सभा काम कर रही थी, देश को चलाने का काम कर रही थी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बातें भी क्लियर। अच्छा, आपसे एक चीज पूछा जा सकता है कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, किसे बनाया गया था? तो आप समझ सकते हैं जीवी मावलंकर को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? जीवी मावलंकर को। ठीक है, अंतरिम संसद ने अपना काम कब से शुरू कर दिया? तो जैसा कि आप जानते हो 17 नवंबर 1947 से जो अंतरिम संसद थी, जो कि आपकी संविधान सभा थी, इसने काम शुरू कर दिया था। कब से शुरू किया था बेटा? तो 17 नवंबर 1947 से काम अपना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1947 से अंतरिम संसद के रूप में आपकी संविधान सभा ने काम करना एक्चुअली शुरू कर दिया था। संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के बनने में अगर हम समय की बात करें तो बेटा हमारा संविधान ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ओ माय गॉड, मतलब हमारा जो संविधान था ना, अब इसके कार्यों की बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो संविधान का जो निर्माण है वो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लंबा समय यार, मतलब घटते बढ़ते पहुंचोगे ना तो 3 साल का समय लग जा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। ठीक है, समझ सकते हो ना? चलिए, अगर हम बात करें भारत के संविधान की तो इतना समय एक्चुअली इसलिए लग गया क्योंकि हम एक मजबूत, टिकाऊ, है ना, और सब लोगों के जो है हितों को ध्यान में रख करके संविधान बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया गया। और इसमें बार बार फेर बदल ना करना पड़े, लेकिन वो एक अलग इशू है कि समय के हिसाब से देखो परिवर्तन मांग होती है, वो हमारे संशोधन होते रहते हैं, वो बाद का विषय। लेकिन उस समय तो ऐसी कोशिश की गई कि सभी को लेकर के चलना है। ठीक है, गहन अध्ययन किया गया और जो है बहुत सारे देशों के संविधान का भी अध्ययन किया गया। कुछ बातें हम दूसरे देश के संविधान से लेकर के भी आए, अपने यहाँ मिलाया। उसके बाद एक मजबूत, टिकाऊ और अच्छा खासे संविधान का हमने निर्माण किया। संविधान सभा से कुछ प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो बताइए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 379 सदस्य थे। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें एक्चुअली सदस्य कितने शामिल हुए थे, तो 207 सदस्य शामिल हुए थे। दिमाग में नोट करते जाइएगा। मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार कर दिया उसके बाद कितने सदस्य होते हैं? तो 324 रह जाते हैं। और आपका 15 अगस्त 1947 को कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे मैं शामिल कर देता हूं। मतलब आपका जब भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो आपकी संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? लिख देता हूं, संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे? तो उस समय बेटा आपको 299 सदस्य देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत में 389 थे, दिमाग में क्लिक रखना। ठीक है, संविधान एक्चुअली में आपका पारित कब हुआ, कब लागू हुआ? चलो, लागू कब हुआ इस पर बात कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ, ठीक है, संविधान हमारा कब लागू हुआ, लागू से समझ गए ना कि हमारा संविधान एक्चुअली कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान बेटा 26 नवंबर 1949 को
आंशिक रूप से लागू किया गया था। मतलब अगर संविधान की हम बात करेंगे तो आंशिक रूप से मतलब थोड़े स्तर पर लागू किया गया था, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत लागू किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कुछ अनुच्छेद को एक्चुअली लागू किया गया था। इस दिन कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था जो संविधान सभा में उपस्थित थे? तो 284 सदस्य थे। ठीक है, तो इस समय आपके जो जब आपका संविधान एक्चुअली लागू हुआ था आंशिक रूप से, उस समय जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी जिसने हस्ताक्षर किया था? सदस्य संख्या, ठीक है, जिनके द्वारा इस संविधान पर आंशिक संविधान जो लागू हो रहा था उसमें हस्ताक्षर किया था, तो इनकी संख्या आपको 284 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो स्किप मत कीजिएगा और मिस मत कीजिएगा। संविधान को आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप कह रहे हो कि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन अगर हम आंशिक को छोड़ दें, अगर बात करें पूर्ण रूप से, तो बेटा पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आंशिक रूप में जाओगे तो 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान है उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। मतलब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बोला, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अब आप सोचेंगे कि बन के तो नवंबर में तैयार हो गया और लागू हुआ 2 महीने बाद जा करके। एक्चुअली मामला क्या था? मामला एक्चुअली बेटा ये था कि 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो आपको याद होगा। ठीक है, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा, जो कब होता है वो बेटा होता है 1929 में। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन में किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि पूरी तरीके से भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ऐसी भी जो है बात की गई थी। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया हुआ था, तो खास दिन तो था ही। मतलब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। और इसके बाद क्या हुआ? अगले साल 1930 में एक्चुअली हमने 26 जनवरी के दिन क्या किया था? 26 जनवरी के दिन 1930 की बात है, हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था बेटा? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मना लिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो ये जो 26 जनवरी थी ये क्या था? विशेष तिथि थी, हमारे लिए विशेष तिथि थी। और ये विशेष तिथि थी मतलब एक विशेष तारीख थी, इसलिए हमने 26 नवंबर को स्किप कर दिया और इसकी जगह में इस 26 जनवरी को यहाँ पर बिठा दिया। अब आप कहोगे कि 26 जनवरी बिठा तो दिया तो 49 में ही क्यों नहीं बने रहे? तो बेटा नवंबर से उल्टा थोड़ी ना चल के जाएंगे यार, आगे ही तो बढ़ेंगे। तो दिसंबर, फिर जनवरी, जनवरी तो 1950 की आएगी। तो इसलिए आपको कहाँ पर हम चले गए? 26 जनवरी को चले गए, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी की बात भी की है तो आगे आने वाले समय में ये में जाना था। तो 26 जनवरी चले गए और वो सन कौन सा आ गया? 1950 वाला आ गया। तो इसलिए आपके जो है 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि जब 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को, एक्चुअली क्या है ना, डेटें बहुत सारी हैं तो कंफ्यूज कर रही हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली आपका जो 26 नवंबर था ना 1949, एक डेट तो ये है, दूसरी आपकी डेट कौन सी है? 26 जनवरी है 1950 वाली। 2 डेटें हैं।
इसमें क्या हुआ था, आपका संविधान बन करके तैयार हो गया था, संविधान बन करके तैयार हो गया था और इसके बाद आंशिक रूप से आपके संविधान को लागू भी किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से बात करोगे तो पूर्ण रूप से आपके संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को। तो अब डेटे दोनों लिख करके मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि डाउट ना रहे। अब मन में एक प्रश्न होगा कि जो 26 नवंबर 1949 की बात है आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो बेटा लगभग आपके वैसे तो देखा जाए तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो आंशिक रूप से लागू हुआ था संविधान, इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, देश पर 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। परंतु बाद में तो आप जानते हो कि सारे के सारे अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए। अभी मैं सब बताऊंगा, जो प्रश्न बन रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर कुछ किताबों के आप प्रमाण देखें तो वहां पर देखने को मिलता है कि आपके 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने मिले थे को, तो कहीं पे आपको 15 अनुच्छेद मिल रहा है, कहीं पे 16, तो ये 19-20 मान के चलो 15-16 अनुच्छेद के आसपास लागू हो गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तो उसमें एक्चुअली कौन से अनुच्छेद थे, ये भी प्रश्न तो बन सकता है। तो अनुच्छेद की बात करें तो 5, 6, 7, 8 जो नागरिकता से संबंधित थे वो लागू हुए थे। मतलब इन अनुच्छेदों में आप देखोगे 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 भी है, और ये आपके जो है नागरिकता से संबंधित थे। ठीक है, नागरिकता से संबंधित थे, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे। ये आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किए जा चुके थे। अनुच्छेद 60 के बारे में भी जानते होंगे, राष्ट्रपति द्वारा किस तरीके से शपथ दिलवाई जाएगी, इसको भी लागू किया गया था। मतलब अनुच्छेद 60 को भी एक्टिवेट कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हो बड़े पदों पर राष्ट्रपति किसको शपथ दिलवाएगा, तो मुख्य कारण ये था। तो इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान था। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान था। ठीक है, शपथ का प्रावधान था, किस तरीके से शपथ दिलवाई जाएगी, इसलिए इसे भी पहले ही लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 324 जानते होंगे, निर्वाचन कैसे होगा भैया, क्योंकि चुनाव होगा तो मामला बिगड़ेगा ना, तो निर्वाचन वाला भी लागू हुआ था। मतलब आपका जो अनुच्छेद 324 था ना, वो भी लागू किया गया था और ये निर्वाचन से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, निर्वाचन आयोग से संबंधित था कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग काम करेगा। अनुच्छेद 379, 380 भी थे, अंतरिम संसद और अंतरिम राष्ट्रपति के संबंध में बातें की गई थी। मतलब यहाँ पर अगर बात करोगे ना तो अनुच्छेद आपको 379 भी मिलेगा और 380 भी मिलेगा। इसमें आपके जो है अंतरिम संसद की बात की गई थी। ठीक है, अंतरिम संसद की बात की गई थी, संसद है। ठीक है, अंतरिम संसद की बात की गई है और किस तरीके से राष्ट्रपति के बीच में इनके संबंध स्थापित होंगे, इस तरीके से बातें आपको समझ में आ गई। तो कंक्लूजन पूरा निकल के एक्चुअली ये आता है कि जब संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था तब क्या हुआ था। तो जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, मैं तैयार लिख रहा हूं, तैयार का मतलब हमारा संविधान एक्चुअली तैयार हो चुका है। तो हमारा जो संविधान तैयार हुआ था उसमें जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। ठीक है, कितना पूछे जाते हैं बेटा, अनुच्छेद 395 थे। और अगर हम भाग की बात करेंगे, ठीक है, तो 22 भाग हुआ करते थे। कितने भाग थे बेटा, 22 भाग थे। अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे तो 8 अनुसूचियां थी। मतलब जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार होता है तो आपको 300 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 22 भाग मिलेंगे, 8 अनुसूचियां मिलेंगी। लेकिन वर्तमान में जाओगे तो स्थितियां बदल गई हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में बेटा स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदल चुकी हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो संविधान तैयार हुआ था तो उस समय क्या स्थिति थी, वो बेटा ये स्थिति थी। संविधान तैयार होने में ऐसा ऐसा दिया गया था। वर्तमान की अगर बात करोगे तो अब अनुच्छेद आपको 470 प्लस मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 470 प्लस मिलेंगे। अगर बात करोगे भाग की तो भाग आपको 25 देखने को मिलेंगे। अगर आप अनुसूची की बात करोगे ना तो अनुसूची आपको वर्तमान में 12 देखने को मिलेंगी, 12 देखने को मिलेंगी।
तो इस तरीके से जितना ज़्यादा सरल भाषा में हो सकता है मैंने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके की रही वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। और दूसरी बात, आप उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करके ज़रूर जाइएगा, निवेदन है आप सभी से, ठीक है। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट भी आप लिखेंगे, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आपकी राय का बिल्कुल स्वागत है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और मैं आशा करता हूं कि संविधान निर्माण की जो सारी प्रक्रिया है आप A to Z समझ चुके होंगे। अगर फिर भी तनिक सा कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर प्रॉपर आवश्यकता पड़ेगी तो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।